हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीवन नहीं मरा करता। आज इस कविता के रचयिता हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसमें पहला आ जाता है हमारा, जरा सोचो चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, कि जैसे वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। तो अब हम देखेंगे इसका उत्तर यहाँ से। यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, तो वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ता, तो वनस्पति। यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो पृथ्वी पर वनस्पति का नामो निशान ना होता। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल नामक पदार्थ तैयार करते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का जीवन संभव है। तो ये हमारा वनस्पति का हो गया। पशु पक्षी का को क्या फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो पृथ्वी पर पशु पक्षी भी ना होते। सभी पशु और पक्षी किसी न किसी रूप में वनस्पति पर आश्रित होते हैं। शाकाहारी पशु पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं। मांसाहारी पशु जीवन यापन के लिए इन शाकाहारी पशुओं पर निर्भर रहते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये हो गया पशु पक्षियों का। अब मानव को कैसे प्रभावित करता है सूर्य, तो हम यहाँ पर देखते हैं मानव। यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व भी संभव ना होता। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। फल, सब्जी, दाल, चावल, अनाज, कागज, लकड़ी एवं अनेक अन्य चीजें मनुष्य पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। तो ये हमने देखा सूर्य प्रकाश का प्रभाव हमारे जीवन पर। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा अध्ययन कौशल का। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा, महत्व और प्रयोग। तो अब हमें ये तीनों ही टॉपिक इसमें देखने हैं। तो सौर ऊर्जा, महत्व, प्रयोग, ये हमें यहाँ पर देखना है। ये यहाँ से शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर ऊर्जा ही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा कम खर्चीली तो है ही, साथ ही कभी खत्म ना होने वाली भी है। उसकी एक अन्य विशेषता है इसका प्रदूषण रहित होना। यह वातावरण को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करती। भारत में लगभग पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। गर्मी के लिए, सुखाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बिजली के रूप में, कैलकुलेटर में, कार,
हवाई जहाज आदि के उपकरणों में सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ये हमारा हो गया सौर ऊर्जा का महत्व। अब इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर शब्द वाटिका। तो शब्द वाटिका में नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन, सिलवट, चिंता, पनघट, वह स्थान जहां लोग पानी भरते हैं, किश्ती, नाव, तम, अंधकार, पतझड़, पत्ते झरने की ऋतु, मुखड़ा, चेहरा। और यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है, गले लगना, प्यार से मिलना, जिसका अर्थ होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दीप, निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। तो जैसे दीप दिया है तो दीप के द्वारा हमें नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि दीप शिखा। फिर ऐसे ही हमें बाकी के 3 शब्द बनाने हैं। तो दीपोत्सव, दीपों का यानी उत्सव, दीपमाला यानी दीप की पंक्तियां, और दीपावली यानी दीपों का त्योहार। तो ये हमारे 4 शब्द हो गए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। और अब इसमें हम देखेंगे पंक्तियों का अर्थ। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। तो इसका उत्तर शुरू होगा यहां से। हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है, सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कितनी बार गगरियां फूटी शिकन्ना पर आई पनघट पर। अब इसका उत्तर हो गया यहां से, पनघट पर स्त्रियां बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता। उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। इसके बाद का हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। यहां पर शुरू हुआ हमारा, कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे ना होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। तो इसका उत्तर हो गया, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो ये वाली पंक्तियां हो गई। ये यानी कि हमने ये अभी जो उत्तर देखे हैं वो किसके देखे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन क ख, और फिर ये वाला दूसरा और तीसरा, ये हमने चारों के अभी उत्तर देख लिए। अब भाषा की ओर में छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर इसके बाद मझला कोष्टक जिसको सर्पाकार भी बोलते हैं कोष्टक, और ये हंसपद। ये जो निशान लगा के हम करते हैं शब्द लिखते हैं वो हंसपद हो गया। तो यानी कि छोटा कोष्टक में क्या क्या करते हैं,
क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवाद में, लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब कैसे प्रयोग होता है इसमें देखें। सागर यानी सागर ने कहा आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पर ये छोटे कोष्टक का प्रयोग किया है। निम्न प्रश्न हल करो। अब यहाँ पर भी जैसे आ में हमने छोटे कोष्टक का प्रयोग किया है, बा में हमने छोटे कोष्टक का प्रयोग किया है। बड़ा वर्गाकार कोष्टक, जैसे यहाँ पर हमने कैसे प्रयोग किया इसका, तो रविंद्रनाथ टैगोर का अनुवादित यानी अनुदित, यहाँ पर हमने बड़े कोष्टक का प्रयोग किया। साहित्य सब पढ़ते हैं, देखो आपका पत्र, अब यहाँ पर फिर से हमने बड़े कोष्टक का प्रयोग किया। नमूना ड के अनुसार होना चाहिए, यानी जिस बात को हमें क्या कहना चाहिए कि त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए हम इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हंस पद। हंस पद का प्रयोग कब करते हैं हम, लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें, अस्मी ने, अब वो सुंदर लिखना भूल गया इसलिए उसने ऐसा हंस पद लगाया, फिर ऊपर सुंदर लिखा, फिर भेंट कार्ड बनाया। पिताजी कल आएंगे, तो अब वो मुंबई लिखना भूल गया इसलिए उसने हंस पद लगाया और यहाँ पर मुंबई लिख दिया। इसके बाद है हमारा मझला सर्पाकार कोष्टक। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसका प्रयोग, जैसे गोदान, निर्मला और गबन, ये तीनों एक ही लेखक की वो हैं, रचनाएं हैं, तो इसलिए हमने इनको इसमें सर्पाकार का प्रयोग किया और यहाँ पर लिख दिया कि प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए हैं। अब जैसे कि तुलसीदास और कालिदास, अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, पर इनके दोनों के विषय में बात हमको एक ही कहनी है कि ये महाकवि माने जाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग किया है। अब जैसे कि उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामा यानी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसे आने की सूचना नहीं देती। बाल भारती हिंदी की पुस्तकें। सुलभ भारती घर, किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। तो ये इसमें है क्या करना है, विराम चिन्ह, जो यहाँ पर ये आपने चारों पढ़े हैं, ये विराम चिन्ह इसमें आपको प्रयोग करने हैं। और ये अब आप स्वयं प्रयोग कीजिए, कैसे आपको लगाने हैं इसमें आपने समझ ही लिया कैसे करना है, तो ये अब आप खुद कीजिए। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।